हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर 3 का जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। सेकंड पार्ट में आज आपको मैं बताऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। इसके अंदर मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताऊंगी मेटल्स की, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता चुकी हूँ मेटल और नॉन मेटल की। अगर आपने नहीं देखी है और अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे देख लीजिए, ठीक। इसी तरीके से मैंने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो वो भी आपको आई बटन में उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक। यहाँ पर हम मेटल्स की हर एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होती हैं उन मेटल्स को देखकर, छूकर, ठीक है, जो हमें दिखाई देती है या छूने से जो हमें पता चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर कोई मेटल किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, और कोई फर्दर नया प्रोडक्ट बनाती है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है, केमिकली अगर वो किसी के साथ रिएक्शन करता है तो उसे हम देखकर, छूकर नहीं बता सकते हैं, ठीक। तो हम उसे कैसे पता करेंगे, इस चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगी, ओके। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, ठीक। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि अगर हम मेटल को बर्न करते हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ एयर का मतलब क्या है कि अगर हम उसे बर्न करते हैं, बर्न करने से, क्योंकि कोई भी बर्निंग प्रोसेस जो होती है वो एयर के बगैर नहीं होती है, मतलब ऑक्सीजन के बगैर नहीं होती है, ठीक। तो कोई भी मेटल अगर एयर के साथ बर्न किया जाता है उसे, तो वो क्या रिएक्शन करता है, क्या हमें प्रोडक्ट मिलता है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे आज देखेंगे, ओके। तो जब भी जो मेटल्स है, मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कोई भी मेटल है अगर वो जो ऑक्सीजन के साथ, एयर मतलब एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो मेटल जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ओके। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बता चुकी इक्वेशन में, यहाँ मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ओके। इसके बाद इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं कॉपर, तो कॉपर एक मेटल है, ठीक। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ के ऑक्सीजन को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2। अब यहाँ पे कॉपर भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो हमें इधर भी बैलेंस करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2। तो चलिए बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करना सीखना है तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में उसमें जो रिएक्शन है उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है वो मैंने सिखाया है। अगर आप उससे सीखना चाहते हो रिएक्शन बैलेंस करना तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ओके। सेकेंड में हम देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब बनता है तो एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 2 एटम्स। ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम्स है तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3 एटम्स, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है 3 2 जा 6, तो 6 हो गए, और यहाँ एल्यूमिनियम आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 4। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में आप देख सकते हैं, ओके। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये मेटल्स जो है इनकी जो रिएक्टिविटी है, हर एक मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई भी मेटल, हम अगर किसी भी मेटल की बात करते हैं तो सभी मेटल्स एक जैसे सेम रिएक्शन शो नहीं करते हैं, उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है।
कोई मेटल स्लोली रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, कोई मेटल जो है वो फास्ट रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो हम आगे ये भी देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा मेटल किस तरीके से रिएक्टिविटी शो करता है। ओके, तो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पर अलग अलग जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक, तो हम अब आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सा मेटल किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जो डिफरेंट मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं। पहला अगर हम देखते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट टू विगरसली दैट दे कैच फायर इट कैप्ट इन ओपन प्लेस सो दे आर कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम और जो पोटेशियम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण कि इसे अगर हम ओपन में रखेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्शन करेगा और क्या करेगा, जो फायर है वो कैच कर लेगा, अपने आप बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सोडियम और जो पोटेशियम होता है इसको हम इमर्स करके रखते हैं केरोसिन ऑयल के अंदर, ताकि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और ये जलना स्टार्ट ना कर सके। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम वाई कैप्ट इन केरोसिन ऑयल या इमर्ज इन केरोसिन ऑयल। तो उसका आंसर ये है कि बोथ आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दे कैच फायर विगरसली एंड दे कैच फायर। ठीक है, ये जो केरोसिन और जो पोटेशियम होता है, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ, और इसके कारण ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रेजेंस में फटाफट जो है उसमें फायर कैच हो जाता है, अपने आप बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसे बर्न होने से बचाने के लिए हम इसे केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। ओके, तो ये है एग्जाम आंसर इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से लर्न कर लीजिए। सेकेंड देखिए, surface of magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे मेटल्स है, कौन कौन से मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये मेटल्स जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है ना, एक पतली लेयर बना देते हैं मेटल ऑक्साइड की, और फिर आगे फर्दर, मतलब जैसे इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाती है मेटल ऑक्साइड की, तो फिर ये इसको प्रिवेंट करके रखते हैं ताकि आगे ये और रिएक्शन ना कर सके। ठीक है ना, ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर है ये इस मेटल को जो है वो प्रिवेंट करके रखती है। ठीक, इसी तरीके से एनोडाइजिंग भी होता है। एनोडाइजिंग जो होता है वो आयरन के अंदर होता है। आयरन जो होते हैं उसके अंदर हम यही करते हैं कि जो आयरन होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक लेयर बना देते हैं आयरन ऑक्साइड की, और जिसके कारण कि वो प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, वो उसके ऊपर एक मोटी सी लेयर बना देते हैं, जिसके कारण कि आयरन जो है वो कोरस नहीं होता है, क्योंकि आयरन जो है वो कोरोसिव मेटल है, फटाफट कोरोजन आ जाता है उसमें। तो वो कोरोसिव मेटल होने के कारण क्या होता है कि एनोडाइजिंग में हम यही काम करते हैं, एक मोटी सी लेयर आयरन ऑक्साइड की बना के उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है ना, जिससे कि आयरन को आगे प्रिवेंट किया जा सके। ठीक, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो मेटल एल्यूमिनियम, जिंक और ये जो आपका लेड वगैरह है, ठीक है, ये जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड की एक थीन लेयर बन जाती है। ठीक है ना, तो ये जो थीन लेयर बनती है ये किस तरीके से काम करता है, तो ये जो थीन लेयर बनती है, ये थीन लेयर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड, इनको प्रिवेंट करता है फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। ठीक है ना, आगे और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए ये इन्हें क्या करके रखता है, प्रिवेंट करके रखता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जो आयरन है,
डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फॉइल्स बर्न विगरसली। जो आयरन होते हैं ना, आयरन के अगर आप एक रॉड ले लें, सपोज इतनी बड़ी आपने एक रॉड ली है और इसको आप हीट करोगे तो आपने देखा होगा कि ये कभी भी बर्न नहीं होती है। हाँ, एकदम रेड हॉट हो जाती है, एकदम बिल्कुल लाल तरीके से गर्म हो जाती है, लेकिन ये कभी भी बर्न नहीं होती है। लेकिन हम अगर आयरन फॉइल्स लेते हैं, फीलिंग्स लेते हैं, आयरन फीलिंग्स जो होती है ना, मतलब जो पाउडर होता है आयरन का, उसको अगर आप हीट करोगे तो वो फटाफट जलना स्टार्ट कर देगी। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, साइंस के अंदर मैजिक भी बहुत है। ठीक, तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर हम रॉड की बात करते हैं तो रॉड का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, इसके कारण ये जो है फटाफट जल नहीं पाती है। ये जलने में मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की इसमें ज़रूरत होती है और उसके बाद भी ये जलती नहीं है। ये रेड हॉट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, लेकिन कभी भी जलेगी नहीं। लेकिन इसी की जगह अगर हमने कोई पाउडर ले लिया है आयरन का, ठीक है ना, और अगर उसको हमने बंद किया तो उसका जो पाउडर का जो सरफेस एरिया जो होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। और सरफेस एरिया कम होने के कारण जो हम उसे हीट दे रहे हैं वो सफिशिएंट है उसे बर्न करने के लिए। ठीक है ना, तो इसीलिए जो आयरन फॉइल्स फिलिंग्स जो होती है वो बर्न होना स्टार्ट कर देती है। ठीक, लेकिन आयरन रॉड कभी भी बर्न नहीं होती है हीट करने पे। सेम इसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर डज नॉट बर्न बट कोटेड विथ कॉपर ऑक्साइड। हम कॉपर की बात करते हैं तो जिस तरीके से आयरन रॉड को अगर हम गर्म करते हैं तो एकदम रेड कलर में, जो ब्लड रेड में हॉट हो जाती है ना, तो रेड हॉट हो जाती है, इस तरीके से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को भी अगर हम हीट करते हैं ना तो वो रेड कलर का नहीं होता है, बल्कि एक ब्लैक कलर की रॉड दिखेगी आपको। अगर आपने एक कॉपर की रॉड ली है, उसको अगर आप गर्म कर रहे हो तो वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो भी जलेगी नहीं। ये जो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो रही है उसका रीज़न क्या है कि इस कॉपर की जो रॉड है इसके ऊपर हीट करने से कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर बन गई है और ये कॉपर ऑक्साइड की लेयर इसे प्रिवेंट करके रख रही है ऑक्सीजन से बर्न करने के लिए, बर्न से बचाने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार हो जाते हैं इनके साथ में। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम और जो सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। आपने देखा होगा कि अगर हम जो गोल्ड है या फिर हम सिल्वर वगैरह जो है, अगर आप इसको हीट भी करोगे तो ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है या फिर बर्न नहीं होता है। ठीक है ना, ये ज़्यादा जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसमें कभी भी कोरोजन नहीं होता है। तो इस तरीके से ये जो है एल्यूमिनियम और जो गोल्ड है, ये गोल्ड और जो सिल्वर है, ये दोनों की दोनों लेस रिएक्टिव मेटल्स है जो कि किसी भी चीज़ के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कौन से मेटल किस तरीके से रिएक्शन करती है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में अगर हम बात करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह ये क्या है, मिडिल रिएक्टिव है, ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही बहुत कम रिएक्टिव है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम और गोल्ड और सिल्वर की, तो गोल्ड और सिल्वर जो है ये दोनों लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ये बहुत कम रिएक्शन शो करते हैं किसी भी केमिकल्स के साथ। ठीक, तो ये इन सभी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन सा मेटल जो है बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लिस्ट रिएक्टिव है, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे रिएक्टिविटी सीरीज में बताऊंगी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मेटल ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है ना, और लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये सारे मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं। ठीक, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है ना, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके,
तो कुछ जो मेटल होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, वो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं कैसे क्या करते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और रिएक्शन के बाद ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट होता है आपका सॉल्ट होता है प्लस आपका वाटर होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, सॉल्ट और वाटर होता है। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, जैसे लाइक दैट एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो कौन आता है आपका, जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर ये जो मेटल की बात करते हैं ना, जिसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, तो एक है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सेकेंड है आपका जिंक ऑक्साइड। ये दोनों जो ऑक्साइड्स है ना, ये ऑक्साइड दोनों की दोनों कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से, ठीक है, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। बाकी अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं तो वो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ वो रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद ही बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये अगर रिएक्शन करता है HCl के साथ, और ये HCl क्या है आपका, एसिड है, एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये अगर रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है प्लस आपका वाटर बनता है, ठीक है। लेकिन इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हम रिएक्शन करवा देते हैं बेस के साथ, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, बेस है। तो अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक, और सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है प्लस ये आपका क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। तो अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए, ठीक, या इसके दो एग्जाम्पल बताइए। तो दो एग्जाम्पल आपके क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके, क्लियर इतना। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट रहेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके डाउट्स जो है वो आप अपने क्लियर कर सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो जो मेटल है अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो आपका एक चीज़ बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, या तो फिर आपका मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ओके, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक। वहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया था कि हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है तो हम उसका टेस्ट कैसे करेंगे, ये भी हम देख चुके हैं ना। तो यहाँ पर जो मेटल है अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, अगर ये मेटल ऑक्साइड बनाता है तो ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। अगर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसने मेटल ऑक्साइड बनाया है तो ये फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और फिर क्या बनाएगा, आपका मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो होती है मेटल्स के अंदर होती है वाटर के साथ। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर सोडियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है, ठीक। ये जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये बनेगा, साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसी तरीके से कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ओके, फिर एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं
कि जो आयरन है अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक, तो वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ये बनाता है आयरन ऑक्साइड बना लेता है, और साथ में यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी रिलीज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो रिएक्शंस है इनको बैलेंस कर रखा है, ठीक। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस सीखना है तो आप मेरे फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, ठीक। तो यहाँ पर भी जो मेटल है, जिस तरीके से ऑक्सीजन के साथ अलग अलग मेटल जो है अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी हर मेटल, जो सभी मेटल है वो एक समान, एक जैसी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। कुछ मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कुछ मेटल जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करती है, कुछ मेटल जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, और कुछ मेटल ऐसी भी होती है जो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करती है, कौन सी गर्म पानी के साथ करती है, कौन सी ठंडे पानी के साथ करती है, और कौन सी मेटल के साथ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे कि जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग मेटल के साथ वाटर की कैसी रिएक्टिविटी होती है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों मेटल्स जो होते हैं ना, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ये जब भी रिएक्शन करेंगे तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करेंगे, इसके अलावा ये रिएक्शन नहीं करेंगे। इसके बाद सेकंड आता है आपके पास एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये जो है ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेंगे। ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ? स्टीम के साथ करेंगे, ठीक है। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहा था, और यहाँ पे भी हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम जो है और मैग्नीशियम है ये क्या करता है? फ्लोट ऑन वाटर सरफेस एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्ट्रीक टू देयर सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है ना, ये क्या करता है? वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन बबल्स के साथ चिपक के ये कहाँ आ जाती है? उसकी सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन बबल्स के साथ ये मेटल हाइड्रोजन बबल्स जो है वो उसकी सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट वाला हम देख लेते हैं कि जो गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर और लेड, ये चारों जो मेटल है डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर के किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ना कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ करते हैं, ना स्टीम के साथ करते हैं। किसी भी तरीके से ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, ठीक। तो ये रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने देख लिया है कि मेटल, कौन कौन सी मेटल किस तरीके से रिएक्शन करती है। अब आगे हम देखेंगे कि मेटल जो है मेटल है वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन करती है, ठीक है। एसिड और बेस के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करेगी ये हम आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अगर जो मेटल है वो एसिड के साथ किस तरीके से रिएक्शन करती है। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मेटल जो है अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो बेसिक बनाती है, बेस बनाती है, ठीक है ना। वो बेसिक इन नेचर की होती है, इसलिए वो बेस के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगी, ओके। लेकिन अगर इसके हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्शन करेगी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम मेटल की, तो मेटल के हम हमेशा डाइल्यूट एसिड में ही रिएक्शन करवाते हैं, ठीक। डाइल्यूट एसिड मतलब कि जिसमें कि एसिड का अमाउंट कम हो और वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक। हम इसे कभी भी कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं, क्योंकि जब भी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है ना तो बहुत ज़्यादा जो हीट है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसमें बहुत अमाउंट में हीट रिलीज होती है, ठीक। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ अगर मेटल की रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ पे एक्सपोज भी हो सकता है, क्योंकि हीट जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, ओके। तो मेटल की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो ये सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन बनाता है, ओके। तो एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आयरन के हमने रिएक्शन करवाई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। यहाँ पर आयरन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा और आयरन और क्लोरीन दोनों आपस में कंबाइन हो गए और क्या बना दिया? यहाँ पे आयरन क्लोराइड बना दिया, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन जो थी ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में यहाँ से बाहर रिलीज हो गई। ये एरो का जो साइन ऊपर की तरफ दिखा रहा है मतलब कि ये गैस के फॉर्म में रिलीज हुई है, ओके।
सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं एल्यूमिनियम की। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, ठीक। और साथ में यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। यहाँ पे एरो का निशान यहाँ पे भी गैस के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो इस तरीके से जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, लेकिन बेस के साथ वो रिएक्शन नहीं करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर हम इसको दूसरे किसी मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं मेटल को, तो किस तरीके की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर देखिए मेटल ए, यहाँ पे क्या है, मेटल ए एक मेटल है, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है आपका बी, ठीक है ना। यहाँ पे बी भी आपका दूसरा एक मेटल है, ठीक है ना। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है दूसरे मेटल का, जिसको हमने नाम दिया है बी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जब प्रोडक्ट बना ना, तो यहाँ सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इसने ए ने बी को रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। बी की जगह पे कौन आ गया, ए आ गया। और यहाँ मेटल के साथ कौन आ गया, ए की जगह पे बी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ए है वो बी को रिप्लेस कर दे रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी मेटल किसी दूसरे मेटल को तभी डिस्प्लेस करेगी जब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा दूसरी मेटल के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर ये जो ए था ना, ये वाला जो मेटल है ए वाला, ये मेटल जो है ये हाईली रिएक्टिव है या बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। कैसा है ये, मोर रिएक्टिव। और ये कैसा है, लेस रिएक्टिव, ठीक। इसीलिए ए ने क्या करा है, बी को रिप्लेस कर दिया है, बी को उसकी जगह से हटा दिया है और खुद उसके साथ जाके बैठ गया है। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर आयरन को देखें और कॉपर सल्फेट को देखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर को यहाँ से हटा देता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो कॉपर है ये कैसा है आपका, लेस रिएक्टिव है, और ये कैसा है आपका, मोर रिएक्टिव है। तो इस आयरन ने इस कॉपर को क्या करा है, डिस्प्लेस कर दिया है, इसको यहाँ से हटा दिया है, बाहर कर दिया है और यहाँ खुद आके बैठ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो आयरन जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फाइड बना देगा और कॉपर आपका अकेला हो जाएगा, कॉपर आपका बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो मेटल की जो रिएक्शन होती है ना, इस मेटल रिएक्शन को या सॉल्ट सॉल्यूशन और मेटल की जो रिएक्शन होती है, इसको हम ज़्यादातर किसी भी मेटल को प्योर फॉर्म में अगर हमें चाहिए, एक्सट्रैक्शन करना है अगर हमें, तो वहाँ पर हम इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि मेटल जो है वो अगर हमें अर्थ से मिल रही है तो उसको हम प्योर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ भी हम आगे इसी चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे कि रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। तो इसके आगे हम देख लेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। तो ये हम आगे अभी इसी सीरीज इसके आगे हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज इट मीन्स कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है ना। ये एक मेटल की ऐसी लिस्ट है जो कि मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज किया गया है। एग्जांपल के बेसिस पे यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बना रखी है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ये नॉन मेटल है, ये मेटल नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आता है कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ना। तो ये मेटल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ ऊपर के जितने भी मेटल्स हैं ना, ये सभी मेटल कैसे हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं। और नीचे के जो मेटल्स होते हैं ये लिस्ट रिएक्टिव होते हैं या लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे हमने देखा था कि आयरन जो है इसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव था और इसने कॉपर कम रिएक्टिव है, ठीक है ना, इसीलिए इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कि कॉपर के ऊपर के जितने भी मेटल है ना, ये सभी मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं,
ठीक है ना। अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को ऊपर के जितने भी मेटल है सभी इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाले मेटल्स है ये कभी भी इसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नीचे वाले मेटल्स में कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना, नीचे वाले जो है वो कम रिएक्टिव है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पोटेशियम जो है लिस्ट में सबसे ऊपर है, और लिस्ट में सबसे ऊपर होने के कारण पोटेशियम को कोई भी दूसरा मेटल डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, सिर्फ पोटेशियम ही सभी मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है ना। पोटेशियम जो है वो दूसरे मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन खुद कभी भी डिस्प्लेस नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई ऑफिस है, ऑफिस में बॉस है, तो बॉस जो होता है वो ऑफिस में अपने से नीचे वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर अपना ऑर्डर दे सकता है, या उन्हें रख सकता है, या उन्हें हटा सकता है, उसे अथॉरिटी है। लेकिन किसी भी नीचे वाले जो उसके जो वर्कर्स होते हैं, उनके साथ जो काम करने वाले क्लाइंट्स होते हैं, वो उन्हें कभी भी क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो कभी भी बॉस को रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब बॉस को अपनी पोस्ट से हटा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। बॉस को पूरी की पूरी अथॉरिटी है कि नीचे वाले लोगों को वो हटा सकता है, लेकिन नीचे वाले लोगों को अथॉरिटी नहीं होती है कि वो ऊपर वाले बॉस को हटा सके। तो वैसे ही यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में भी होता है। कोई भी मेटल है, अगर मेटल जैसे हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम अपने से नीचे वाले सभी मेटल को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाले मेटल कभी भी कैल्शियम को अपनी जगह से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये है अपनी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कि सबसे ऊपर टॉप में जो मेटल्स है वो मोर रिएक्टिव है, और धीरे धीरे नीचे आते 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 इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और लास्ट में ये जो नीचे के मेटल्स होते हैं ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब कम रिएक्टिव मेटल है, जो कि आसानी से किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अगर नहीं आया है तो अनलाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो है डाउट